नई नवेली दुल्हन कैसे आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, उसकी एक डिटेल स्टडी आज हमारे पास मौजूद है। एक रोज पहले उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन रात भर में ऐसा क्या होता है और दुल्हन ऐसी झूठी गवाही क्यों देती है कि पुलिस धड़धड़ाते हुए उसके फ्लैट में पहुंचती है, बकायदा पैजामा खींचती है और बोलती है उठो और फटाफट हमारे साथ चलो। एक रात पहले उसकी शादी होने वाली थी। बकायदा इसके एक्सक्लूसिव फुटेज आज हमारे पास है, जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि एक दुल्हन की झूठी गवाही कैसे एक मर्द की इज्जत को धूल में मिलाकर रख देती है। पहले वीडियो देखिए, फिर पूरी कहानी आपको बताते हैं। खोलो भाई से, काफी देर कर दिया। अरे बात क्या है? एक मिनट आप खोलो, लोग यही तो है वो। कौन है? हाँ जी, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाए यार, बेकार की बात। ये क्या कर रहे हो? एक मिनट हो रहा हूँ, खड़ा है। तो खड़ा हो। साहब क्या हो रहा है? चलो चलो। अरे मेरे बेटा, अच्छा शर्ट पहनो तुम, ज्यादा बकवास मत करो। बकवास नहीं करी। शर्ट पहनिए। नहीं पहने तो ले चलेंगे। नहीं पहना तो ही चल। अरे एक मिनट आप, एक मिनट। अंकल एक मिनट, मेरी बात अरे कुछ आप हटाइए, बेकार की बात है। आपका रोल खत्म हो गया। That's all. पहले दिखाता हूँ घर में चल के। और उस लड़की का इन्फेक्शन है, वो जली हुई है लड़की। तो सुना आपने, बकायदा दूल्हा बार बार ये कह रहा है कि मुझे आप पकड़कर क्यों लेके जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन पुलिस बाद में ये जरूर बताती है कि आपको दहेज के मामले में अरेस्ट किया जा रहा है। एक रात पहले जो आपने शादी तोड़ी, उसमें आपने दहेज की डिमांड की थी। लेकिन दुल्हन की झूठी कहानी यही खत्म नहीं होती है। दरअसल इस मर्द के ऊपर एक के बाद एक कई केस लाद दिए जाते हैं। बकायदा इसकी पूरी कहानी चैप्टर्स में, या कहें बच्चों को, क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाई जाती है और बताई जाती है, देखो ये जो शख्स है ये दहेज उत्पीड़न के लिए इसे गिरफ्तार किया गया है। अब उसकी केस फिलहाल कोर्ट में चल रहा था, उस पर जो जितने आरोप लगे थे वो साबित नहीं हुए थे, लेकिन बावजूद इसके उसे टॉर्चर सेल में 10 दिनों तक रखा जाता है। उसे बहुत मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि उसकी पीठ पर अलग अलग जगह निशान बन जाते हैं। और इतना मारने के बाद भी उससे एक ब्लैंक पेज पर साइन करवाया जाता है पुलिस द्वारा। बाकायदा इसकी जो इंटरव्यूज है, जो हम इसे देख रहे थे, समझ रहे थे, तो हमें समझ में आया कि इस शख्स के साथ कितनी ज्यादा जाती हुई है। लेकिन यहां पर दूल्हे के पक्ष हमने जाना, लेकिन जो दुल्हन थी वो अंदर ही अंदर कई सारी कहानियां बनती जा रही थी। पूरे मीडिया में उसे किसी हीरोइन की तरह या किसी ताकतवर रानी की तरह पेश किया जाने लगा और कहा जाने ये लगा कि इस दुल्हन ने दहेज के लिए आवाज उठाई है, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। यहां आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन दुल्हन मन ही मन में इस झूठी कहानी के अपने किरदार को और भी बड़ा करते जा रही थी। और इसी चक्कर में एक झूठा केस लगता है एक मर्द के ऊपर, जिसके पूरा परिवार उसका तबाह हो जाता है। ना भाई के पास नौकरी बचती है, मां की सरकारी नौकरी चली जाती है, खुद की नौकरी नहीं रहती है, ना उसे कोई शादी करने को तैयार होता है। लेकिन फिर एक रोज इंसाफ मिलता है, और जब इंसाफ मिलता है तो यह पूछता है कि तमाम टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से उसे बदनाम करने की कोशिश की गई है, क्या आप लोग उस पर सफाई देंगे? जितने पड़ोसी थे सबने बातचीत करना बंद कर दिया था, एक घिनौनी नजर से देखते थे उसकी मर्द को और मर्द के परिवार को। लेकिन जब उसे इंसाफ मिला तब वो ये कहने लगा कि लोग मेरी वाहवाही करने लगे। लेकिन इंसाफ क्यों मिला, कैसे मिला, और क्या थी पर्दे की पीछे की कहानी जो दुल्हन ने बैठकर शादी से एक रात पहले बुनी और पूरे परिवार को एक तरीके से उसकी इज्जत को धूल में मिलाकर रख दिया। तो ये जो पूरी कहानी है, यूँ कहें कि ये जो बहुत ही दर्दनाक भरी दास्तान है, ये है मुनीश दलाल की। अभी आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं और साथ ही साथ जो पहले आपने एक प्रॉपर एक्सक्लूसिव फुटेज देखी, उस वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मुनीश दलाल हैं। ये दिल्ली के रहने वाले हैं। अब इनकी कहानी ऐसी क्यों हो जाती है, इनकी ज़िंदगी बद से बदतर क्यों हो जाती है, तो उसके पीछे एक औरत का हाथ है। औरत कौन है? तो इस वक्त आप स्क्रीन पर जिस महिला को देख रहे हैं, ये वही औरत है। नाम है निशा
शर्मा। यही वो महिला है जो इस वक्त आपको साड़ी में, लाल साड़ी में दिखाई दे रही होगी, काफ़ी सजी धजी है। और ये उस वक्त का वीडियो है जब इनकी शादी होने वाली थी और ये तैयार हुई थी एक दुल्हन के भेष में, और उसी वक्त का वीडियो है। और इसी एक महिला ने मुनीश दलाल की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, या यूँ कहें कि आप समझिए मुनीश की जो ज़िंदगी थी उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो एक तरीके से इस महिला से बच गया और कानून के ज़रिए उसे इंसाफ मिला, वरना उसकी भी जो कहानी है आज अतुल सुभाष के जैसे लिख दी जाती। अब इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ था मुनीश के साथ, तो दरअसल ये साल था 2003। आपने वीडियो पे देखा होगा, हमने इस पे लिखवा भी रखा है आपकी जानकारी के लिए कि साल 2003 का वीडियो है। और उस वक्त निशा शर्मा सेक्टर 56 नोएडा में रहा करती थी और इनके पिता इनकी शादी तय कर देते हैं। वो एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं, मैट्रिमोनी जो पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर, उनमें मैट्रिमोनी का ऐड उस वक्त चला करता था, आज भी चलता है, उसमें वो अपनी बेटी के लिए एडवर्टाइज देते हैं। अब वो एडवर्टाइज देख लेती हैं विद्या दलाल। विद्या दलाल कौन है, तो वो मुनीश दलाल की माता जी हैं। वो विधवा थी उस वक्त, उनके पति की मौत हो चुकी थी, गवर्नमेंट टीचर थी। वो अपने बेटे के लिए उस लड़की को देखती हैं और उसका वर्ण करती हैं, आगे बातचीत बढ़ाती हैं परिवार वालों से और कहती है ठीक है हम शादी आपकी बेटी से करेंगे। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी की तारीख तय होती है। अब शादी की जो तारीख तय होती है वो होती है 11 मई 2003 की। अब पूरे लब्बो-लबाब के साथ पूरी बैंड बाजा धूमधाम से जो बारात है वो पहुंचती है, मंडप तक पहुंचती है, वेन्यू तक जाती है। उसके बाद अचानक से एक खबर आती है मीडिया में और कहा जाता है एक लड़की ने एक बारात को लौटा दिया। उस लड़की ने अपने पिता की इज्जत के लिए बारात को लौटा दिया। उस लड़की ने बारात को इसलिए लौटाया ताकि उसके पिता को पैसे ना देना पड़े, यूं कहें दहेज ना देना पड़े। खबर ये आती है कि जो ससुराल वाले थे, यूं समझिए जो मुनीश दलाल की फैमिली थी, वो जब बारात लेकर पहुंचती है तो अपनी डिमांड बढ़ा देती है और 12 लाख रुपए का दहेज मांग लेती है। उस वक्त साल 2003 में 12 लाख कम नहीं थे उस वक्त के ज़माने में, और उसके साथ साथ एक कार की डिमांड भी कर दी जाती है। अब जब इतनी डिमांड देखी जाती है तो जो परिवार वाले हैं वो सोचते हैं कि हम इंस्टेंट ये सब कैसे पूरा कर पाएंगे, और उस वक्त जो लड़की है यानी जो निशा शर्मा है वो फैसला लेती है और उस बारात को वहीं से वापस भेज देती है। अब ये खबर मीडिया में आती है तो लड़की की वाहवाही होती है और लड़के को तिरस्कार की नज़र से देखा जाता है। लड़के के परिवार को एक तरीके से ऐसा देखा जाता है कि इन्होंने कितना घिनौना कृत्य कर दिया। लेकिन वही लड़की सुपर हीरो बन जाती है, यूथ आइकन बन जाती है। मीडिया में उसे कई तरीके से पेश किया जाता है, झांसी की रानी बोला जाता है और कहा जाता है कि इस लड़की में गट्स थे, इस लड़की में दम थे कि इसने अपने पिता का साथ दिया और उस बारात को लौटा दिया। अब इसके अगली रोज का वीडियो जो आपने बहुत पहले देखा, हमने आपको पहले दिखाया कि पुलिस सीधे पहुंचती है, लड़की मुनीश दलाल को अरेस्ट करती है। उसमें से एक लड़की बार बार बोलती भी है कि सर अभी रुकिए, आप क्यों अरेस्ट कर ले जा रहे हैं। हर कोई पूछना चाहता है लेकिन पुलिस कोई जवाब नहीं देती। अब 11 मई को 2003 को शादी इनकी होने वाली थी और 12 को पुलिस सुबह 6 बजे पहुंचकर मुनीश दलाल को अरेस्ट कर लेती है। मीडिया में खबरें चल जाती हैं, तब जाकर परिवार वालों को पता लगता है, यानी जो विद्या थी, जो माँ थी मुनीश की, उनको पता लगता है, उनकी आंटी को पता लगता है, मुनीश को खुद पता लगता है कि मैंने दहेज मांगा और मुझे इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है। अब जो पूरा मामला है पूरा कोर्ट में जाता है। कोर्ट में लंबे समय तक ये जो मामला है चलता लगातार चलता है। लेकिन फिर साल आता है 2012 और साल 2012 में जो मुनीश दलाल हैं वो सारे आरोपों से छूट जाते हैं। उनकी माताजी छूट जाती हैं और साथ ही साथ उनकी मामी पर भी ये पूरा केस किया गया था कि उन्होंने भी दहेज मांगा। परिवार के सारे लोग नपते हैं, उसमें उनकी मामी होती है, उनकी माँ होती हैं और मुनीश दलाल खुद होते हैं। साल 2012 में जो कोर्ट है वो एक तरीके से बता देती है कि इन लोग का कोई दोष नहीं है, दहेज नहीं मांगा गया था, क्योंकि इसके पीछे जो एक और लड़का है उसका एंगल सामने आता है। अब वो लड़का है नवनीत। अभी नवनीत कौन है और इसकी कैसे एंट्री हुई, क्योंकि मामला तो दहेज का था, यहाँ पर दूसरा लड़का कैसे आ गया, तो इस कहानी में आता है ट्विस्ट। क्योंकि जो निशा शर्मा है उसने पूरी झूठी कहानी रची थी दहेज की, और ना सिर्फ निशा शर्मा बल्कि निशा शर्मा का परिवार भी मुनीश दलाल के परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। आप अब इस कहानी को ऐसे समझिए कि जब मुनीश दलाल बाहर निकल के आते हैं, जब उनसे पूछताछ होती है, जब मीडिया उनसे जानकारी रखना चाहती है कि सर आपने कैसे प्रूफ किया, कैसे सबूत इकट्ठा किए, तो वो खुद अपनी कहानी बताते हैं। और वो बताते हैं कि जिस वक्त उन्हें अरेस्ट किया गया था उस वक्त एक शख्स और था जिस पर निशा के ही पिता ने फ्रॉड केस लगाया था और उसका नाम था नवनीत राय। अब 2008 में मुनीश को बेल मिलती है कुछ दिनों के लिए, और जब वो बेल पर बाहर आते हैं तब वो नवनीत से मिलते हैं और नवनीत से मिलने के बाद वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। खुद सोचिए आप, खुद वो बंदा अपना केस जो है इन्वेस्टिगेट करता है, अपने बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर मुझे झूठे केस में क्यों फंसाया गया।
नवनीत राय मुनीश को बहुत ही चौंकाने वाली कहानी बताता है। जो नवनीत है वो बताता है कि 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन के दिन साल 2003 में जो निशा शर्मा है उन्होंने नवनीत से शादी की थी मंदिर में, क्योंकि वो उनका बॉयफ्रेंड था। काफ़ी लंबे समय से उनका अफेयर चल रहा था और ये बात जब निशा के घर वालों को पता लगती है, उनके पिता को पता लगती है, तो वो अगले ही रोज़ अपनी बेटी की शादी के लिए ऐड निकालते हैं पेपर में और वो नवनीत को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं ये मेरा दामाद नहीं है और इसी के चलते जो निशा है परिवार वालों के दबाव में, आप समझ लीजिए, वो शादी के लिए राज़ी भी हो जाती हैं। तारीख भी तय होती है 11 मई 2003 शादी की और शादी का दिन भी आता है। लेकिन शादी के दिन माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और कहानी पेश की जाती है झूठे दहेज की। दरअसल जो महिला है जिसे आप देख रहे हैं निशा शर्मा, ये तो किसी और के साथ थी, ये नवनीत से प्यार करती थी। लेकिन जब इसके पिता ने ये साफ साफ कह दिया कि वो नवनीत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसके अलावा नवनीत पर जो झूठे फ्रॉड केस हैं उसका भी केस दर्ज करा देते हैं, जो लंबे समय तक वो केस भी चलता है। और आपको बताऊं कि जिस वक्त मुनीश दलाल का केस जो है, जब वो कोर्ट से बरी होते हैं, उसी वक्त नवनीत को भी ये बताया जाता है कोर्ट की तरफ से, उनके लिए भी आदेश आता है कि वो भी इस पूरे केस में दोषी नहीं है। अब जब ये सारी बातें मुनीश को पता लगती हैं तो वो अपने तौर पर हर एक तरीके से पता लगाने की कोशिश करता है। एफिडेविट के बारे में पता करता है कि जब इन्होंने शादी की तो क्या एफिडेविट बनवाया था या नहीं बनवाया था। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब लंबे समय तक ये अपने वकीलों की खुद हेल्प करता है, अपने केस लड़ने में खुद हेल्प करता है और बाकायदा एक एक डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट में पेश किया जाता है। और जब ये पूरी कहानी निकल कर आती है कि कैसे मुनीश जो है अपने लिए खुद लड़ा, अपने परिवार को बचाने के लिए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर वो इस केस में एक बार फंस गया तो फिर पूरी जिंदगी उसकी जेल में बीतेगी। उसकी माँ शायद जेल के चक्कर लगाते लगाते ही मर जाएं। उनकी जो आंटी जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो भी बेचारी इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। ठीक उसी तरीके से और इसीलिए मुनीश खुद सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करता है। और इसके बाद अगर मैं आपको एग्जैक्ट साल बताऊं तो साल 2012 की बात है, जब कोर्ट में केस चल रहा होता है और जब एफिडेविट पेश किया जाता है जज साहिबा के सामने, तब जो निशा शर्मा है वो मुकर जाती हैं, बोलती हैं कि इस पे मेरे साइन नहीं है। लेकिन उस वक्त जो वकील हैं वो बाकायदा दिखाते हैं कि देखिए जो एफिडेविट है जिसमें नवनीत से शादी होने का जिक्र है और उस पर निशा के साइन है, साथ ही साथ नवनीत के भी साइन है। और नवनीत भी निशा के खिलाफ गवाही देता है क्योंकि उसके साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, उस पर फ्रॉड का केस लगा दिया गया था। और साथ ही साथ जब ठीक से सुनवाई की जाती है और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो निशा खुद ये एक्सेप्ट करती हैं कि वो नवनीत से प्यार करती थी। तो निशा ने ये एक्सेप्ट किया कि वो नवनीत से प्यार करती थी और शादी वाली बात पे वो एफिडेविट से इनकार कर देती हैं। तमाम दलीलों को सुनने के बाद, तमाम सबूतों को जानने के बाद जो कोर्ट है वो आखिरकार साल 2012 में नवनीत को तो बरी करती है, साथ ही जो मुनीश दलाल है उसको और उसके परिवार को भी बरी करती है, दोष मुक्त करती है और बताती है कि जो लड़की है ये झूठी है और इन्होंने एक झूठा केस लगाया। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो मुनीश है वो बाहर आता है, अपनी लाइफ दोबारा से शुरू करने की कोशिश करता है। और इस वक्त निशा भी मूव कर चुकी हैं, जो मुनीश हैं वो भी मूव कर चुके हैं लाइफ में और उन्होंने एक अच्छी लड़की से शादी भी कर ली। उनके घर में इस वक्त उनकी एक बेटी भी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल और सबसे करारा तमाचा ये भी उठता है एक समाज पर कि कैसे एक लड़की ने बारात आई और उस पर ऐसी चीज़ कह दी कि आप ले जाइए, आप हमसे दहेज की डिमांड कर रहे हैं। परिवार वालों ने अगली रोज़ दहेज का केस भी कर दिया। मुनीश दोष मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन उस रोज बारात के साथ क्या हुआ था? दरअसल मुनीश की माने तो मुनीश ने ये कहा कि जब वो बारात लेके गए तो वहां पर जो उनके पिता थे, जो लड़की के पिता थे, वो आते हैं और माफी मांगना शुरू करते हैं कि वो बारातियों के लिए एक अच्छा इंतजाम नहीं कर पाए, कई कमरे नहीं बना पाए जिसमें बारातियों को रोका जा सके। अब यहाँ पर थोड़ी सी गर्मा गर्मी होती है, बहसबाजी होती है, जिसके बाद मुनीश का ये कहना था कि क्योंकि बारातियों को लगा और खुद उन्हें भी लगा कि उनकी इज्जत नहीं की जा रही है, इसलिए वो बारात लेकर वापस लौट जाते हैं। और जैसे ही लौटते हैं और तो सुबह उन्हें पता लगता है कि लड़की ने एक झूठा केस उन पर मढ़ दिया है, जिसके लिए उन्हें खुद अपनी सफाई देनी है, खुद ही अपने लिए लड़ना है, खुद ही वो टॉर्चर झेल रहे थे। और जिसके 9 साल के बाद 2003 का ये शादी थी, उसमें 2012 में तब जाकर उन्हें इंसाफ मिलता है। और साथ ही ये पता लगता है कि जो दुल्हन से वो शादी करने जा रहे हैं उनकी मोहब्बत कोई और लड़का था। अब सोचिए, जो लड़की का परिवार है, लड़की ने करा दिया केस एक नए लड़के पर, लेकिन लड़की के पापा गुस्सा थे लड़की पर, क्योंकि लड़की ने जिस लड़के से शादी की उसके खिलाफ केस किया किसने? लड़की के पिता ने। अब दोनों लड़के थे, जिसकी शादी होनी थी और जिसे शादी हो गई थी, दोनों अपने अपने लिए लड़ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि देखिए भैया,
हमारे साथ गलत हुआ है और जैसा बताया जा रहा है बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तो दो मर्द एक साथ एक ही लड़की के लिए लड़ रहे थे कि देखिए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वहीं पर लड़की को किसी हीरोइन की तरह, किसी बड़े स्टार की तरह बताया जा रहा था, बताया ये जा रहा था कि वो रानी लक्ष्मीबाई है, जो लड़ी है अपने लिए। लेकिन अंदर ही अंदर उस लड़की को भी पता था सच्चाई क्या है, लड़की के घर वालों को भी पता था क्या है सच्चाई है, क्योंकि यहां पर दोनों मर्दों की जिंदगी भी पूरी उथल पुथल हो चुकी थी। मां की सरकारी नौकरी जा चुकी थी, पड़ोसी भी जितने भी थे सब घिनौनी नजर से देख रहे थे। लेकिन जब वो उठकर आते हैं, जब वो केस जीतते हैं, तो समाज में उन्हें एक अच्छी नजरों से देखा जाता है और एक इज्जत भरी नजरों से देखा जाता है, जिसकी तलाश पिछले 9 से 10 सालों से कर रहे थे। तो ये हमारा ये जो डिटेल स्टडी आपको बताने से मतलब ये था कि देखिए आपने जिस तरीके से फुटेज में देखा कि पुलिस एक बार भी नहीं सोच रही है कि कैसे उसके साथ क्या हो रहा है, नींद में उसे उठाकर ले जाती है और बदतमीजी से बात की जाती है, बकायदा ऑन कैमरा ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। उस शख्स के लिए किताब पर एक चैप्टर बना दिया जाता है, हर 6वीं क्लास का बच्चा उसे पढ़ रहा था उस वक्त। तो कहीं ना कहीं इज्जत को धूल में मिलाने के लिए लड़के और लड़की के घर वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन मर्द लड़ा और वापस आया। अब आज की बात कर लें, जिस तरीके से अतुल सुभाष केस में उन्होंने खुद कहा कि देखिए अगर मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना, लेकिन जिस तरीके से अब जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए सिर्फ उत्पीड़न की वजह से अगर कोई अपनी जान ले रहा है तो ये ठोस सबूत होना चाहिए, उस आधार को बनाकर हम किसी को सजा दें। क्योंकि अतुल ने जो चीजें बताई उसके बाद पुलिस ने तो अपना काम किया। पुलिस ने देखो बताया कि देखिए भैया बीवी और बीवी के साथ जो उनकी जितने भी लॉज हैं, जितने भी सास हैं, चाचा हैं, साला है, उन सब पर केस हो चुका है। लेकिन उस केस में यह कहा गया कि इनके उत्पीड़न की वजह से उसने अपनी जान ली। अब यहीं पर सुप्रीम कोर्ट एक अहम टिप्पणी ये की कि भैया देखिए अगर कोई उत्पीड़न कर रहा है तो उसका एक ठोस सबूत होना चाहिए, ऐसी कोई बात होनी चाहिए जिसके बाद ये लगे कि उसने अपनी जान ली। लेकिन अतुल बकायदा जो उसके पास चेकलिस्ट थी, उसने बकायदा इसकी प्लानिंग की, हर जगह पैसे ट्रांसफर किए, तो कोई इंस्टेंट उत्पीड़न का मामला समझ में नहीं आया। तो इससे ये कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि शायद अतुल को इंसाफ ना मिले। अगर कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव होते हैं तो शायद अतुल को इंसाफ मिल जाए। लेकिन अब तक जो क्राइम जर्नलिस्ट हैं, हमारा तो यही मानना है कि शायद अब इंसाफ मिलने में उन्हें देरी हो सकती है और शायद ना भी मिले, क्योंकि जिस तरीके की न्यायिक व्यवस्था हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उससे साफ तौर पर यह पता लगता है कि अतुल को अब इंसाफ मिलने में वक्त लग सकता है और शायद ना भी मिले। तो ऐसे में जो अतुल ने यह कहा था कि मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना, तो जाहिर सी बात है ये अटपटी बात होगी कहना कि एक परिवार उस अस्थियों को कैसे रखेगा, क्या करेगा। तो अस्थियों के साथ जो भी हो, लेकिन इस समाज में, हमारे भारत समाज में जो मर्दों के लिए जो कानून व्यवस्था है उसमें बदलाव करने की बेहद जरूरत है और एक कारगर कानून व्यवस्था चाहिए जिसमें पुरुष और महिला अपने आप को अलग ना समझें। क्योंकि अगर महिलाओं के लिए हक है तो पुरुषों के लिए भी हक की आवाज उठानी पड़ेगी और पुरुषों के लिए हक चाहिए भी। इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।